नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्व आदिवासी दिवस पर कोटा के कार्यक्रम में भूपेश बघेल हुए शामिल। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में भी हुई वोटों की चोरी, उन्हीं वोटों से मोदी बने हैं प्रधानमंत्री। तालापारा में सिलेंडर फटा, घर का जरूरी सामान जलकर खाक, 3 लोग मामूली रूप से झुलसे। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में फिर से धर्मांतरण के मामले में हुई कार्रवाई, मकान सील, अपराध हुआ दर्ज। तीसरी बार महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर के अध्यक्ष बने आशीष सिंह ठाकुर। निर्विरोध रूप से हुआ निर्वाचन संपन्न। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के बंगले में पत्रकारों से चर्चा की। यहां उन्होंने वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की भूमिका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर तंज कसते हुए निशाना साधा। दरअसल बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने वोट चोरी पर कहा, राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद देश भर में भूचाल सा आ गया। बघेल ने कहा, हमें पहले से पता था कि वोट की चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांकेर, पाली, तानाखार और टीएस सिंहदेव बहुत कम अंतर से हारे। चोरी की वोट से मोदी ने सरकार बनाई, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा तो आयोग की भूमिका बीजेपी के समकक्ष मानी जा सकती है। आयोग कहता है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दो, लेकिन दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप लगाया कि आदिवासी समाज से होते हुए भी आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है। एनआईए जबरन केस बना रही है। तमनार में साय के पदभार ग्रहण से पहले ही पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया ताकि खनिज संपदा उनके मित्रों को सौंप दी जाए और आदिवासी कुछ न कह पाए। बघेल ने उप मुख्यमंत्री को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनका यहाँ कुछ नहीं चलता। ईडी की छापामार कार्रवाई पर बघेल ने कहा कि हम लड़ रहे हैं। भाजपा का एक ही काम है, बहुसंख्यकों को अपने पास लाना और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना। बिजली कटौती पर चुटकी लेते हुए बोले, कटौती हो रही है साय साय। महादेव सट्टा ऐप मामले में कहा कि हम पर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया गया, अब जो चल रहा है उसका जवाब दे सरकार। ट्रंप के टैक्स पर बोले कि दोस्त दोस्त ना रहा, इतना टैरिफ लगाया गया पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह पाए। यह मोदी की नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। बीजेपी को बताना चाहिए कि अडानी को कितना तेल जाता है और कितना खपत होता है। कल विश्व आदिवासी दिवस था और कल का दिन तो अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन भी, और रक्षाबंधन के साथ भोजली महोत्सव। आज भोजली के विसर्जन भी बिलासपुर के सड़कों में पूरा भोजली ही नज़र आएगा। और चौथा, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो आज़ादी की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट 9 अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो कल 4 महत्वपूर्ण त्यौहार या हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज उसी सिलसिले में कोटा में आदिवासी समाज के द्वारा भाई अटल श्रीवास्तव ने मुझे निमंत्रण किया कि विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे, उसी संदर्भ में जाना हो रहा है। आदिवासियों की जब बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज हमारे प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है। विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि आदिवासियों के साथ लगातार उनके अधिकारों का हनन और दुर्घटनाएं हो रही है। अभी पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा जो विषय सबसे ज़्यादा गर्म है
वो राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें किसी राजनेता के द्वारा पूरे आंकड़े सहित, तथ्य सहित, पूरे प्रमाण के साथ लगभग 50 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक भूचाल सा आ गया है, लोगों के विश्वास डगमगा गया है। हम जैसे लोगों को तो पहले से पता था कि वोट चोरी होती है और इसमें गड़बड़ियां हुई है, वातावरण कुछ और कह रहा है, सर्वे कुछ और कह रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन राहुल गांधी जी वो सारे प्रमाण निकाल के ले आए महादेवपुरा से, जिसमें करीब 1,250 वोट गड़बड़ियाँ हुई है। राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी करके, चोरी के वोट से मोदी जी ने सरकार बनाई। और निर्वाचन आयोग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे शक्तिशाली कोई आयोग है तो निर्वाचन आयोग है, जिसमें प्रजातंत्र की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो निर्वाचन आयोग की है। संविधान में यदि सबसे ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि यदि निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा और लोगों के मत चोरी होंगे तो फिर ऐसे में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहा। कोटा नगर के डीकेपी हाई स्कूल मैदान में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पाली तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम, विधायक दिलीप लहरिया, आदिवासी समाज के पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, आदिवासी समाज सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कोटा नगर के डीकेपी हाई स्कूल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों पर चर्चा हुई। मंच से नेताओं ने आदिवासी समाज के योगदान और गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करते हुए समाज की एकजुटता और विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से समाज को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चिंता इस बात की है कि आदिवासियों को जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार सरकार ने दिया है, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। पेशा कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है, वन अधिकार और पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। इस प्रदेश में रोजगार छीना जा रहा है, आदिवासियों का उनकी पहचान मिटाने का काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर एक भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासी दिवस पर एक भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होने पर उन्होंने दुख जाहिर किया। आज कोटा में आदिवासी दिवस का आयोजन बड़ी संख्या में लोग आए हैं, हजारों की तादाद में, बहुत उत्साह भी है, लेकिन सबको चिंता इस बात की है कि आदिवासियों के अधिकारों को, जो मिला हुआ अधिकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, उस अधिकारों का हनन हो रहा है। पेशा कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। वन अधिकार और वन अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम, इस सब का उल्लंघन हो रहा है इस प्रदेश में, और साथ ही रोजगार भी छीना जा रहा है आदिवासियों का, उसकी पहचान मिटाने का काम हो रहा है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार की ओर से एक भी कोई कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस के दिन, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ है। व्यक्तिगत तौर से सब लोग कर रहे हैं, एक विज्ञापन तक नहीं आया है। गौठान का जो बोल रहे थे, अभी गौठान चेंज कर दिया गया नाम उसका, उसके बाद गौधान योजना शुरू करने जा रही है, क्या इसे नर्मदा पूर्ववारी जो आपकी तरफ से योजना चल रहा था? अब ये तकलीफदायक बात ये है, 2 साल पहले चल रहा था, उसको बंद कर दिए, अब उसी को फिर से शुरू कर रहे हैं। मतलब फिर भी बहुत घटिया स्तर पे शुरू कर रहे हैं। 10,000 गौठान है, सरकार को अब जारी करना चाहिए। 10,000 गौठान है, उसमें सब संचालित होंगे। 10,000 गौठान में चरवाहा नियुक्त होगा, उसको देख रेख करने वाले नियुक्त होंगे, ये घोषित करना चाहिए। जो पशुधन है उसकी सुरक्षा और उसके उत्थान विकास की बात नहीं है,
उसके कैसे बढ़ाएं उसकी योजना नहीं है। जो गौपालक उसके आर्थिक स्थिति सुधरे ये योजना नहीं है। उनका तो केवल सड़क में मवेशी नहीं दिखाना चाहिए। गौठान को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तकलीफदायक बात यह है कि 2 साल पहले जो चल रहा था उसको बंद कर दिए, अब उसी को फिर से शुरू कर रहे हैं, घटिया स्तर पर शुरू कर रहे हैं। उद्देश्य पशुधन है, उसकी सुरक्षा, उनके उत्थान की। कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजित समिति के पदाधिकारियों ने आए हुए मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का आदिवासी समाज की परंपरा का पालन करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सहित अन्य वर्गों के लोग मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कोटा से ठाकुर प्रेम सोमवंशी की रिपोर्ट। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम बिलासपुर के जोन क्रमांक 5 में जोन कमिश्नर अनुभव सिंह को निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगरीय प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालय रहेगा। यह कार्रवाई उनके पूर्व में नगर पालिका परिषद मुंगेली में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ रहते हुए लेबर सप्लाई टेंडर में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों की पुष्टि होने के बाद की गई है। शासन ने 9 अप्रैल 2024 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। शासन को दिए गए उनके जवाब में तथ्यों और आरोपों पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए। जांच में टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन, पारदर्शिता की कमी और वित्तीय अनियमितताएं शामिल हुई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर शनिवार शाम एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहां टिकट काटने की ड्यूटी पर तैनात एक रेलवे कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर यात्रियों से अभद्र भाषा में बात करता नजर आया। टिकट लेने आए लोगों के मुताबिक कर्मचारी टिकट काटने के बजाय गाली गलौज कर रहा था और यात्रियों को धक्का देकर लाइन से हटा रहा था। मौके पर मौजूद कुछ यात्रियों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय रेलवे पुलिस भी पास में खड़ी थी, लेकिन उन्होंने ना तो कर्मचारी को रोका और ना ही कोई कार्रवाई की। इससे यात्रियों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक जगह पर नशे में इस तरह का व्यवहार यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं वायरल वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे को ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्या बोल रहा है? इसको बता। और सुन लो। के सामने गाली दिया है ना। चल बात करवा रुक की तरह। इसका इसका आईडी का देखना। इसका आईडी का फोटो ले। इसका आईडी का फोटो ले। दिखाओ ना यार। इधर नाम क्या है? दिखाओ नाम दिखाओ। अरे नाम दिखाओ बस यार। हाँ वो देखो क्या बोल रहा, सुन लिए? हाँ चलो ठीक है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तालापारा स्थित तैयबा चौक के पास MK बैग दुकान के ऊपर वाले हिस्से में स्थित किचन में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जो देखते ही देखते बड़े धमाके में बदल गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि मकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग की लपटों में ऊपर रखा सारा सामान, मशीन, गद्दे, सोफा, फ्रिज समेत अन्य घरेलू वस्तुएं जल गई। हादसे के समय घर में मौजूद बच्चे और बुजुर्ग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।
जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। हालांकि घटना में काफी सामान का नुकसान हुआ, लेकिन लोगों की सतर्कता और समय रहते बाहर निकलने से यह हादसा त्रासदी में बदलने से बच गया। आसपास के लोगों ने भी अपनी सूझबूझ दिखाते हुए फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। अभी हम मौजूद हैं तैयबा चौक के पास, जहां एमके बेग हाउस में ऊपर की ओर ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर फट गया। देख सकते हैं आप किस तरह सिलेंडर फटा हुआ है। यहां पर खाना बनाया जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। आपको बता दें पूरा घर पूरी तरह से जल चुका है। आप देख सकते हैं पूरा सामान बिखरा हुआ है, किस तरह से हुआ है और ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के मकान मालिक से। जी अभी यहाँ पे पीछे भैया मौजूद है हमारे पास। भैया क्या हुआ था, किस तरह से ये घटना हुई, थोड़ा बताएंगे। खाना बन रहा था। हाँ। तो खाना बनते हुए गैस सिलेंडर एक बार ब्लास्ट कर गया। फिर उसी सब बच्चे लोग भागे यहाँ सामने, फिर मोहल्ले के जितने भाई लोग हैं सब आए तो फायर ब्रिगेड को फोन किए तो आए तो फिर कंट्रोल होगा। बाकी पूरा जल ही गया सभी कुछ, तो देख ही रहे आप। हाँ। तो सिलेंडर खाना बनाने के दौरान फटा था। आपको दिखा देते पूरा सोफा इधर किस तरह से जल गया। आप देख सकते हैं लोग यहाँ मौजूद हैं और आपको हम बहुत कुछ यहाँ पे दिखाने वाले किस तरह से हादसा हुआ। पीछे आप देख सकते हैं पूरा सब कुछ जल चुका है और ऊपर जो पंखे हैं, आप ब्लास्ट इतना तेज था कि पंखे गायब हो गए हैं। वहाँ केवल उसका ऊपर का जो लटकता वाइंडिंग मशीन जो है वही बस दिख रहा है खाली, बाकी सब कुछ जल गया है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रिज का हाल क्या है। फ्रिज तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा डबल डोर का एक बड़ा फ्रिज है जो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप पूरा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के हालात बने हुए हैं। यहाँ पे बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा हादसा था और आसपास के लोगों ने भी चतुराई दिखाई अपनी और तत्परता दिखाते हुए यहाँ पे कंट्रोल किया गया। मशीन की भी हालत आप देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन में केवल पाइप ही दिख रहा है खाली और कुछ भी नहीं वहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ मौजूद है, जी बताएंगे। बहुत बड़ा हादसा था जी, बहुत बड़ा हादसा था। अल्लाह के करम से बहुत बड़ा हलन बच गया। यहाँ का हमारे मोहल्ले वासी, हाँ, जान माल का एक दो लोग जले हुए हैं, बाकी सब सुरक्षित है। थोड़ा बहुत जले हैं, बाकी सुरक्षित है सभी ऊपर वाले की दया से। और यहाँ पे और भी काफी लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी तत्परता दिखाई और फायर ब्रिगेड की टीम को इस घटना की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुराना बस स्टैंड चौक के पास सरे राह मारपीट का मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। जानकारी के मुताबिक कार सवार कुछ युवक किसी बात को लेकर बाइक सवार युवकों से भिड़ गए और बीच सड़क पर रोककर उनकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान वहां मौजूद लोग तमाशा देखते खड़े रहे, जबकि कुछ ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार सवार युवक लात घूंसों से हमला कर रहे हैं और बाइक सवार खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मारपीट में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है। बिलासपुर के बिल्हा बीईओ कार्यालय में पदस्थ एक शिक्षिका के पर्स से रकम चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षिका के अनुसार 2 दिनों के भीतर उनके पर्स से 500 और 1000 रुपए की चोरी हो गई, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्काल बीईओ को दी, लेकिन बीईओ की ओर से मैं क्या कर सकती हूं जैसे उदासीन जवाब मिलने पर उन्होंने सीधे उच्च अधिकारियों से शिकायत की। शिक्षिका ने मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम के पास से लिया गया, निकाला गया था, उसमें पूछताछ भी किया गया, लेकिन तो पता नहीं चलता है किसने निकाला है। उनका कहना है कि आपने संज्ञान ले लिया है, आपने गंभीरता नहीं दिखाई है उसको। नहीं, मैंने उनसे कहा आप स्वतंत्र हैं, अगर आप चाहें तो FIR भी कर सकते हैं अज्ञात के खिलाफ, और हमने सभी को पूछताछ की। मौसम में हो रहे अचानक बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। तापमान में उतार चढ़ाव और ठंडी हवाओं के कारण सर्दी, जुकाम और बदन दर्द के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सिम्स अस्पताल में इन दिनों बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लाखन सिंह ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण सर्दी, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। खासकर सर्दी, जुकाम और बदन
दर्द की शिकायतें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि इस समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर लखन सिंह ने सलाह दी कि ऐसे समय में लोगों को घरेलू नुस्खों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और अनावश्यक रूप से दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरल फीवर में अधिकतर लोग मेडिकल स्टोर से खुद ही दवाइयां खरीद कर सेवन करते हैं, लेकिन यह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवाई का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वायरल फीवर और मौसमी बीमारियों में घरेलू उपचार जैसे अदरक, शहद, गुनगुना पानी और हर्बल चाय का सेवन लाभकारी हो सकता है। अस्पताल प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि मौसम में हो रहे परिवर्तन के दौरान खान पान पर ध्यान दें, पर्याप्त पानी पिएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें। इससे न केवल बीमारियों से बचाव होगा बल्कि संक्रमण के फैलाव को भी रोका जा सकेगा। एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है तो अभी वायरल फीवर के केसेस थोड़ा सा काफ़ी आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग बॉडी एक, फीवर, बुखार और सर्दी जुकाम। तो इसमें जैसे बुखार के ज़्यादा है, जैसे हाथ पैर में दर्द, बुखार, और हाथ पैर में दर्द बुखार के साथ में कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी है। तो ये कहूँ कि यदि आप 100 लोग यदि मरीज हमारे पास एडिशनल आ रहे हैं जो हाथ पैर दर्द और बुखार के साथ में, उनमें से आप ये मान सकते हैं कि 30 से 40 पेशेंट को सर्दी जुकाम भी हो रहे हैं। तो ये एक सिंपल सीजनल बीमारी है जो कि एक हमेशा मौसम चेंज होने के बाद होता है, और ये सिम्टोमेटिक दवाइयाँ और घरेलू दवाइयाँ करने से भी आधा तक मरीज ठीक हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यदि 1 या 2 दिन से यदि ज़्यादा हो रहा है तो अस्पताल में तुरंत दिखाना चाहिए, और अननेसेसरली किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। स्वेच्छा से डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मेडिसिन लेना चाहिए। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का खेल सामने आया है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में 30 से ज्यादा लोगों और कई छोटी बच्चियों को बाइबल पढ़ाया जा रहा था। हिंदू संगठनों के विरोध और पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के प्रगति विहार गली नंबर 2 का है, जहां पवन श्रीवास नामक व्यक्ति किराए के मकान में रहकर धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुलवा लिया। पुलिस ने यहां मौजूद बच्चों को बाहर निकलवाया और उनसे आवश्यक पूछताछ की। हिंदू संगठन से जुड़े राम सिंह ने स्थल में धर्मांतरण होने की जानकारी दी। सिरगिट्टी के लोकल लोगों को द्वारा पता चला कि वहाँ पर धर्मांतरण जैसी चीज हो रही है। कुछ छोटे छोटे बच्चियों को और महिलाओं को बुला करके वहाँ पर प्रार्थना के नाम पे धर्मांतरण कराया जा रहा था। सूचना पे जैसे हम पहुंचे तो स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस प्रशासन की मदद से जब वहाँ पर अंदर जाया गया तो देखे कि छोटी छोटी बच्चियों को, जिनके माता पिता को भी नहीं पता है कि ये बच्चियां क्या करने के लिए आए हैं, उन बच्चियों को प्रार्थना के नाम पे बाइबल पढ़ाया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको ईसाई बनने पे मजबूर किया जा रहा था, जिसका विरोध हम सर्व सनातनियों ने किया है। और प्रशासन के द्वारा भी बहुत शानदार कार्रवाई, जिस घर में धर्मांतरण चल रहा था उस घर को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। हमारे राम भाई जैसे लोग, ऐसे सारे सभी सनातनी लोग जो लगातार धर्मांतरण के विरुद्ध अलग जगह रहते हैं, मैं तो इनकी तारीफ करता हूं और हमेशा जब भी उपलब्ध हूं तो मैं जरूर रहता हूं इनके साथ, चाहे फोन में हो। लेकिन ये जो जघन्य अपराध है, जैसे कि आपको मैं कहता हूं कि जो आज उदयपुर फाइल से एक पिक्चर बनी है कन्हैया जी के बारे में,
उस पिक्चर को किस तरह के रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र हमारा कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या मीडिया विभाग भी कर रहा है। धर्मांतरण के विरुद्ध जिस तरह की भी लड़ाई हो, चाहे वो कानून की लड़ाई हो, चाहे हाथ पैर की लड़ाई हो, अब हम लड़ने को तैयार हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि उनके पालकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बच्चियां वहां मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मकान को सील कर दिया और एक महिला, 3 पुरुषों समेत एक पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक और जहां छत्तीसगढ़ में सवारी ट्रेनों के संचालन में लगातार कटौती और कैंसिलेशन हो रहे हैं, वहीं रक्षाबंधन पर बहनों के लिए रेलवे ने खास तोहफा दिया है। दुर्ग से रायगढ़ के बीच रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे बहनों को अपने मायके या भाई के घर पहुंचने में आसानी होगी। रक्षाबंधन के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का 2 फेरों में संचालन किया जा रहा है। ट्रेन दुर्ग से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर शाम 6:50 पर रायगढ़ पहुंचेगी, जबकि वापसी में रायगढ़ से शाम 7 बजे रवाना होकर अगले दिन तड़के 1:15 पर दुर्ग पहुंचेगी। यह ट्रेन भिलाई, बिलासपुर, कोटा, चांपा, कोरबा रोड और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। रेलवे का कहना है कि यह सेवा फिलहाल सिर्फ 2 दिन के लिए है, लेकिन यदि भविष्य में मांग बढ़ती है तो इसे फिर शुरू करने पर विचार किया जाएगा। त्योहार के समय यह सुविधा मिलने से यात्रियों, खासकर बहनों में खुशी है। कई बहनों ने कहा कि अब उन्हें समय पर राखी बांधने के लिए घर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। शहर में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। महज 48 घंटों में 2 बड़ी चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। पहली वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई, जहां हमले में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। वहीं दूसरी घटना कोनी थाना क्षेत्र की है, जहां अवैध कच्ची महुआ शराब के विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सेमरताल और आसपास के इलाकों में लंबे समय से चल रहे इस अवैध कारोबार को लेकर आए दिन विवाद और अपराध होते रहते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कोनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की, जिनमें से कुछ को देर रात गिरफ्तार भी कर लिया गया। लगातार बढ़ती वारदातों पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कोतवाली थाना के एक एएसआई को निलंबित कर दिया, जबकि थाना प्रभारी विवेक पांडे को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। इन घटनाओं ने पुलिस गश्त और शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी बिलासपुर, जो कभी अपनी शांति और कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, अब अपराध के साए में जी रहा है। बीते दिन कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। मोबका क्षेत्र में सीने में चाकू घोंप दिया गया। फिर अगले ही दिन एक और चाकूबाजी की घटना सामने आ गई, जिसमें एक युवक को बदमाशों ने चाकू से लहूलुहान कर दिया। युवक अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पीड़ित घनश्याम धनखड़ के अनुसार वह अपने दोस्त के घर से राखी बंधवाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी मोहल्ले के 70-80 लोगों ने उन्हें रोक लिया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार पीयूष घोरे, आयुष घोरे और तपेंद्र सोनकर और उसके साथियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अभी सभी आरोपी फरार हैं। बता दें, एक दिन पहले ही कोतवाली थाना क्षेत्र और मोबका में चाकूबाजी की घटना घटी थी। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस की गश्त और निगरानी कम हो गई है। शिकायतें दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई धीमी है। कई आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। नतीजा, लोगों में भय है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिलासपुर को फिर से शांति का टापू बनाने के लिए सिर्फ पदस्थापना बदलना काफी नहीं है। जरूरत है जमीनी स्तर पर तेज कार्रवाई, सक्रिय गश्त, मजबूत खुफिया नेटवर्क और अवैध कारोबार पर नकेल कसने की, वरना यह शहर जो कभी सुकून का प्रतीक था, अपराध के नक्शे पर और गहरे रंग से उभर जाएगा। मैं अंकुश यादव, उसकी बहन में राखी बांधती तो उसके घर गया था, तो उत्ते में मैं निकल रहा था तो पीछे से कम 70-80 लड़के लोग आए हैं, तो कॉलर को पकड़े और ये है करके ज़बरदस्ती ये है बोल के ऐसे झुकाए हैं नीचे, उतने ब्लेड मारे हैं पीछे। उसके बाद सब भाग गया, मैं छुड़वा के निकला हूँ वहाँ से। पहचानते तो मारा है आपको? हाँ, कौन है? पीयूष घोड़े, आयुष घोड़े, तपेंद्र सोनकर और एक और था, उसका पता नहीं नाम, मतलब सुना टिप का लग रहा था। चेहरे से सबको जानता हूँ। पहले कुछ बात विवाद? नहीं, पहले कुछ नहीं था।
मतलब अंकुश यादव यहाँ जाते रहता हूँ ना, भाई टिप का है, उसके पापा मेरे पापा दोस्त है, तो हम लोग बचपन से साथ में, तो वो है करके ज़बरदस्ती मेरे को मार दिए। हाँ तो अंकुश है तो कहीं मारपीट नहीं कुछ नहीं, अभी तो छूटा, उसका पूरा रिकॉर्ड खत्म हो गया। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन एवं जन आस्था का केंद्र रतनपुर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी का रविवार को ट्रस्ट कार्यालय रतनपुर में पुनर्गठन किया गया। बुलाई गई आम बैठक में सर्वसम्मति से आशीष सिंह ठाकुर को पुनः अध्यक्ष पद पर चयन कर मनोनीत किया गया। सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी के गठन के लिए भी उन्हें अधिकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट के संविधान के अनुसार कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। विगत 2 कार्यकाल पूर्ण कर तीसरे कार्यकाल के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर नवनियुक्त अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर ने सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मां महामाया देवी की सेवा समर्पित भाव से करने का संकल्प दोहराया है। बैठक में आम सहमति से अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर द्वारा अपनी नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की गई। सतीश शर्मा और मोती चंद जायसवाल को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। पुजारी अरुण शर्मा, मैनेजिंग ट्रस्टी रितेश जुनेजा कोषाध्यक्ष एवं शैलेंद्र जायसवाल को सह सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ की इस शक्ति पीठ के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा रतनपुर में कॉरिडोर निर्माण की घोषणा की गई है, जिसका कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। बैठक में पदाधिकारियों के अलावा ट्रस्टी मनराखन लाल जायसवाल, सुनील सोनथलिया, धर्मेंद्र चंदेल, अनिल खंडेलवाल, शरद दुबे, संतोष शुक्ला, शक्ति सिंह ठाकुर, विनोद गोरख, राजकुमार खुशलानी, चेतन धर शर्मा, गोपाल गुप्ता और कपिल पांडे उपस्थित रहे। महामाया मंदिर परिसर में नई कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें महामाया के आशीर्वाद से सारे ट्रस्टियों के द्वारा मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है और सब ने मुझे ये जवाबदारी दी है कि मैं अपनी कार्यकारिणी बना सकूं। महामाया देवी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से सेवा का अवसर दिया। साथ ही सारे ट्रस्टियों का भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा किया और मुझे अध्यक्ष बनाया। बिलासपुर के शकरभाटा में हर साल की तरह इस वर्ष भी सिंधी समाज द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता के नारे लगाए। यात्रा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत अचानकपुर से हुई और यह झूलेलाल मंदिर तक गई। पूरे मार्ग में लोगों के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। इस मौके पर सिंधी समाज के सुरेश फोटानी, विजय वर्मा, श्याम आर्य, कृष्ण कुमार कौशिक और नीलम विजय वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस तरह के आयोजन से देश के प्रति प्रेम और एकजुटता की भावना और मजबूत होती है। उन्होंने सिंधी समाज के इस प्रयास की सराहना की और गर्व व्यक्त करते हुए देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए लोग आज भी इसी जोश के साथ आगे आते हैं।
सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि तिरंगा यात्रा हमारे देश के प्रति समर्पण, प्रेम और गर्व का प्रतीक है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे आयोजित करना एक परंपरा बन चुकी है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं। उनका कहना है कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारे गौरव, बलिदान और एकता का प्रतीक है। आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए 77वां वर्ष की ओर होने जा रहा है। इस खुशी में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी के तहत देशभक्ति की भावना जगाने के लिए और आपस में देश हित का जो भाव है उसको जगाने के लिए आज हमारे सिंधी समाज द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित है, महिलाएं उपस्थित है, सभी साथी उपस्थित है। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि सबके अंदर देशभक्ति जगाना। कहाँ से कहाँ तक? ये अचानकपुर चौक से झूलेलाल मंदिर तक पदयात्रा। इस यात्रा में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में और पुरुष सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। पूरे रास्ते में देशभक्ति के गीत बजते रहे, जिससे माहौल और भी जोशीला बन गया। कार्यक्रम के अंत में झूलेलाल मंदिर परिसर में सभी प्रतिभागियों ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रीय गान किया और देश की प्रगति और शांति के लिए प्रार्थना की। आयोजकों ने कहा कि आने वाले वर्षों में भी यह तिरंगा यात्रा और भव्य तरीके से निकाली जाएगी, ताकि नई पीढ़ी को भी देश प्रेम और एकता का संदेश मिलता रहे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, जिसके स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है और हमें गर्व है अपने देश पर। जय भारत, जय। हर घर तिरंगा और राष्ट्र को सम्मान के लिए और गर्व का विषय है हम सबके लिए कि जो तिरंगा यात्रा अभियान पूरे राष्ट्र में चल रही है सर्व समाज की ओर से, और सारे लोगों की इसमें उपस्थिति और जोश उत्साह के साथ राष्ट्र प्रेम के भाव को जागृत करने के लिए आज पूज्य सिंधी पंचायत के हमारे मुखी और उनके सारे पदाधिकारियों भाई बहनों की तरफ से देश प्रेम को जागृत करने के लिए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकाला गया है और सभी उत्साहित है अपने देश प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए और राष्ट्र हित के लिए। भारत माता की जय। चकरभाटा में निकली यह तिरंगा यात्रा न केवल सिंधी समाज के गर्व और देशभक्ति की मिसाल बनी, बल्कि इसने सभी लोगों के दिलों में देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को और गहरा कर दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को पंख लगाने 34 नए नालंदा परिसर सरकार बनाने जा रही है। ये नालंदा परिसर केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि दूरस्थ वनांचलों के सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर, पेंड्रा जैसे शहरों में भी बन रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पिछले 2 वर्षों में 33 नए नालंदा परिसरों के लिए राशि स्वीकृत की है। वहीं रायगढ़ में CSR से 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का काम प्रगति पर है। इन सेंट्रल लाइब्रेरीज सह रीडिंग जोन से प्रदेश भर के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी पुस्तकें भी मिलेंगी। प्रदेश के हर वर्ग के युवाओं के करियर निर्माण में ये लाइब्रेरी काफी मददगार और अहम साबित होंगे। इन सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक लाइब्रेरीज में युवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले 2 वर्षों में 33 नालंदा परिसरों के लिए 237 करोड़ 57,95,000 रुपए मंजूर किए हैं। 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर रविवार को सभी यादव दलों की बैठक स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इस बैठक में बिलासपुर में मौजूद सभी यादव समाज के सदस्यों ने शिरकत की और इस बार सभी ने एक समूह में
श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 16 अगस्त को बिलासपुर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें यादव समाज के सभी दल शामिल होंगे। बैठक में समाज के सभी वरिष्ठ सदस्य और युवा पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने एक समूह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य शोभा यात्रा को लेकर सभी को जिम्मेदारी दे दी गई है, जिससे शोभा यात्रा भव्य और सुगम तरीके से संपन्न हो सके। इसके अलावा शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत भी किया जाएगा, जबकि देवकी नंदन चौक में इस यात्रा का समापन होगा। तारीख को जो शोभा यात्रा है, पहले हमारा 2 निकलता था, अब पूरी एकजुटता के साथ जो 5-6 समिति हैं मिलकर एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा रहेगा जो लाल बहादुर से निकलेगा और समापन लखीराम में होगा। गोल बाजार, नेहरू चौक से बी आर यादव जी की प्रतिमा में माल्यार्पण के पश्चात फिर यहाँ आएंगे और यहाँ समापन होगा। और हर यादव समाज का आज देख रहे हो कि सिर्फ बैठक में इतनी अधिक संख्या में यादव बंधु पहुँचे हुए हैं, तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि शोभा यात्रा इस बार किस प्रकार का रहेगा। हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के लिए यादव समाज के बिलासपुर ज़िले के लोग सब इकट्ठा होकर बैठक किए हैं और हमारी तैयारी ये है कि जो हम पहले अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे जगह से निकालते थे, हमारा जिला यादव समाज की ओर से सख्त निर्देश है कि हमको 16 तारीख को पूरे जिले भर से यादव समाज एक साथ एक यात्रा में निकलेंगे और शोभा यात्रा भव्य और विशाल शोभा यात्रा होना चाहिए, जिसमें हमारे यदुवंशी लोग भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 16 तारीख को मनाया जाएगा और एक भव्य शोभा यात्रा निकालकर इस भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जाएगा। इसमें हमारे यादव समाज के पहले बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे होता था। शोभा यात्रा भी भाई लोग निकाल देते थे, बाइक शोभा यात्रा भी निकाल देते थे। उन सारी बातों को, सारी चीज़ों को ख़त्म करके इस बार सारे लोगों ने ये तय किया है कि हमेशा के लिए शोभा यात्रा एक होकर के निकालेंगे और भव्य शोभा यात्रा रहेगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से एक ज्ञापन दिए है कि प्रतिवर्ष अनुसार जैसे शराबबंदी शुष्क दिवस रहता है, उसी प्रकार से इस बार भी शुष्क दिवस रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है अविलंब मैं इसका आदेश निकलवा के आपको शुष्क दिवस के रूप में घोषणा करूंगा। कितना उत्साह है? चूँकि पिछले बार से हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, क्योंकि हम लोग अनेक ग्रुप में निकालते थे, लेकिन इस बार हम लोग सभी यादव, एकता यादव समाज, सर्व यादव समाज और सभी यादव बंधु एक मंच में कृष्णम वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव यादव समाज जिला बिलासपुर के बैनर तले हम लोग एक भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि समाज में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज एक है, एकजुट रहेगा। देश, प्रदेश और शहर की बढ़ती आबादी के बावजूद अंगदान करने वालों की संख्या बेहद कम है। इसका मुख्य कारण है जागरूकता की कमी और सामाजिक भ्रांतियां। इस विषय पर सिम्स अस्पताल बिलासपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने महत्वपूर्ण बातें साझा की और लोगों से इस नेक काम में आगे आने की अपील की। सिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि अंगदान का मतलब है किसी को नया जीवन देना, लेकिन आज भी समाज में इसे लेकर डर और गलतफहमियां फैली हुई है। जागरूकता के अभाव में लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके एक फैसले से किसी की जिंदगी बच सकती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में है और चिकित्सकीय रूप से बचाया नहीं जा सकता, तो उसके परिजन अंगदान का निर्णय लेकर कई लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। भारत में अंगदान की दर अभी भी बहुत कम है, जबकि हर साल हजारों मरीज अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में रहते हैं। हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अंगदान के महत्व को समझें और दूसरों को भी जागरूक करें। यदि कोई भी स्वेच्छा से देते हैं या परिवार वाले देते हैं, परिवार वाले उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं, उसके बारे में जानकारी उनको रहता है। किसी को हम अपना अंग दान करते हैं तो किसी को एक जीवन दान देना रहता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, जैसे किसी यंग व्यक्ति है जिसको ऐसा लग रहा है कि अब ये ठीक नहीं होता, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन और ये ज़्यादा दिन शायद नहीं
इसका सर्वाइव कर सकता, तो उसके परिवार वाले उसमें ये निर्णय ले सकते हैं कि इनके जो बाकी अंग अच्छे हैं, किडनी अच्छा है, यदि वो डॉक्टर टीम बोलता है कि इनकी किडनी भी काम आ सकते हैं, जिनकी किडनी ख़राब है उनके, या उनके लीवर काम आ सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है अपने स्टेट में, तो अभी उतना नहीं है, लेकिन बाकी जगह हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट रायपुर में कई अस्पतालों में बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और बहुत सारे मरीजों को आवश्यकता है और लोगों को इसमें जागरूक की आवश्यकता है, इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा अवेयरनेस इसमें बढ़ाएं, शायद हम किसी दूसरे को जीवन दान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने मन बना लिया तो आपका ले ही लिया जाएगा, या आपने वो कर दिया तो आपको दे ही, जब तक मैच नहीं करेगा, जब तक सब चीज़ें पूरा मेडिकली फिट नहीं होगा, तब तक वो एक प्रक्रिया होता है, एक प्रक्रिया के तहत किया जाना रहता है। तो उसमें ऐसी कोई घबराने या कुछ वो करने वाली बात नहीं है। लोग बात जैसे एक वह मन में भ्रांतियाँ होती है कि हम दे देंगे या फिर हमारे परिवार और किसी को दे देंगे तो क्या होगा, परिवार वाले ऐसे बोलेंगे, कुछ नहीं होता। किसी को जीवन दान देना मेरे ख्याल से सबसे उसमें सबको आगे आके करना चाहिए। डॉक्टर सिंह का कहना है कि यह सिर्फ एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी भी है, जिसके लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।